हेलो एवरीवन, स्टडी सूत्रा पीआर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 30 एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो रिलेटेड है डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न एंड रिजर्व से। ये 30 एमसीक्यूज़ क्लास 11, 12th और यूपी टीजीटी, पीजीटी, DSSB, एस्टेट एंड अदर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या फिर अकाउंटिंग के फील्ड में हैं या फिर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन के बारे में जान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग ये है कि जब कोई एसेट्स को परचेज किया जाता है और उसे यूज़ करने पर या टाइम बीतने पर या फिर किसी नई टेक्निक आ जाने से वह प्रचलन से बाहर हो जाती है, तब उस एसेट्स के मूल्य में जो कमी आती है उसे ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेप्रिसिएशन। ऑप्शन बी राइट आंसर है, एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। इसका मीनिंग यह है कि जैसे कोई मशीन है और वह मशीन 5 वर्ष तक कार्य कर सकती है, तब उस मशीन की लागत को केवल 1 वर्ष में राइट ऑफ ना करके, अपलिखित ना करके, उसको 5 वर्ष में बांट कर राइट ऑफ करेंगे। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट को उसके उपयोगी जीवन काल में बांटना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन बी राइट आंसर है, डेप्रिसिएशन। जब हम किसी एसेट्स को परचेज करते हैं तब वह कैपिटल एक्सपेंसेस होती है, और जब उसको प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन मानकर P&L से लेस करते हैं तो यह एक रिवेन्यू एक्सपेंसेस होती है, में परचेज किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेप्रिसिएशन की गणना में मूल फैक्टर कौन सा है? तो टोटल कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू, अवशिष्ट मूल्य, यूजफुल लाइफ, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। जैसे कि हमने कोई मशीन परचेज की 1 लाख रुपए की, तो यह टोटल कॉस्ट है। यह मशीन 5 वर्ष तक काम करेगी तो ये इसकी यूजफुल लाइफ हो गई, और लास्ट में हम उसको 20,000 रुपये में सेल कर देते हैं तो ये हो गई उसकी रेजिडुअल वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ये तीनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो टोटल कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं और यूजफुल लाइफ से इसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता? तो बी राइट आंसर है, लैंड, भूमि पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपेक्षाओं पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऐतिहासिक मूल्य, हिस्टोरिकल वैल्यू। इसमें पूछा गया है कि किस चीज़ का हम अनुमान नहीं लगा सकते, तो इन सब का हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल वैल्यू जो होती है वही होती है। ये एक पास्ट की वैल्यू होती है, इसलिए इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटेंजिबल एसेट्स की लागत उसके जीवन काल में अपलिखित करने को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, अपलेखन, अमोर्टाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, बैड डेब्ट से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए अलग से निर्धारित राशि है, तो उसको कहा जाता है प्रोविज़न। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, डेप्रिसिएशन से संपत्ति का मूल्य होता है परमानेंट डिक्रीज। जैसे कोई एसेट्स है, 20,000 की हमने कोई मशीनरी खरीदी है, तो उसमें एक वर्ष का डेप्रिसिएशन हमने 5,000 लगा दिया तो वो 15,000 की रह गई। फिर उसके बाद हम उस पर 5,000 का डेप्रिसिएशन और लगा देते हैं तो फिर वो 10,000 की रह जाती है। तो इस तरह से परमानेंट डिक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ये है ऑप्शन बी राइट आंसर, इंटरनल ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक संपत्ति क्षय होने से पहले यानी समाप्त होने से पहले जितने वर्ष अपेक्षित रूप से प्रयुक्त होगी उसे कहते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
डेप्रिसिएशन उत्पन्न होता है कीमतों में स्थायी गिरावट से, समय की समाप्ति से, संपत्ति का निरंतर उपयोग। ये तीनों ही कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन होता है, क्योंकि इन तीनों की वजह से किसी एसेट्स की कीमत में कमी आती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 है, इनमें से कौन सा मूल्य ह्रास का कारण नहीं है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, मूल्य में उतार चढ़ाव, प्राइस फ्लैक्चुएशन, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं तो ये डेप्रिसिएशन का कारण नहीं है। बाकी समय का प्रवाह, अपरचलन, प्राकृतिक टूट फूट ये डेप्रिसिएशन के कॉज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, डेप्रिसिएशन की कौन सी विधि P&L खाते में असमान बोझ की सीमा से ग्रस्त है? तो ये है ऑप्शन ए, राइट आंसर है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इक्वल लगाया जाता है, परंतु जैसे जैसे एसेट्स पुरानी होती जाती है उस पर रिपेयरिंग का खर्चा भी बढ़ता जाता है, तब P&L पर प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयरिंग एक्सपेंसेस का खर्चा इंक्रीज होता जाता है। तो ये अनइक्वल रहता है P&L पर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रोविज़न बनाना है वॉलेंट्री, इलीगल, नेसेसरी या अननेसेसरी? तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, रिजर्व तभी बनाया जाता है जब प्रॉफिट होते हैं, यदि लॉस होंगे तो रिजर्व नहीं बनाया जाता, जबकि प्रोविज़न को लॉस होने पर भी बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर? ऑप्शन सी राइट आंसर है, यह है दीर्घकालीन दायित्व के शोधन हेतु भी बनाया जाता है और ह्रास योग्य संपत्ति को बदलने हेतु भी। क्या होता है, जब हम डेप्रिसिएशन को उसकी एसेट्स की वैल्यू में से माइनस ना करके अलग से एक सिंकिंग फंड बनाते हैं, ताकि जब हमारी एसेट्स पुरानी हो जाए और हमें नई एसेट्स लेनी हो तो हमारे पास इतना पैसा होता है कि हम उससे नई एसेट्स, सिंकिंग फंड में इतना पैसा जमा हो जाता है कि हम उससे एक नई एसेट्स खरीद सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक एसेट्स के उत्पादक जीवन पर डेप्रिसिएशन लगाने के कई मेथड होते हैं, इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो कॉमनली व्यावसायिक एवं औद्योगिक संस्थाओं में लिया जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, स्थायी किस्त विधि एवं क्रमागत ह्रास विधि। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और इसको एक टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, खुद से अपने आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज? लाभांश समानीकरण संचय है, कौन सा संचय है? ये स्पेसिफिक रिजर्व है, विशेष संचय, क्योंकि ये केवल डिविडेंड के लिए ही बनाया गया है, इसलिए स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्पेशल रिजर्व डिक्रीज? विशेष संचय कम करता है, किसको कम करता है? तो ये डिविजिबल प्रॉफिट को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रोविज़न के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो ऑप्शन ए, यह लाभ का विनियोग है, यह लाभ का विनियोग नहीं होता, ये एक इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में से बनाया जाता है। पहले प्रोविज़न बनाते हैं, प्रोविज़न चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे लॉस भी हो, तब भी हमें प्रोविज़न बनाना ही होता है, और यह बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। और ये जो है यह प्रूडेंस कंसेप्ट को फॉलो करता है कि अगर हमें बिजनेस में कोई हानि हो रही है तो हम उसका लिए पहले से अरेंजमेंट कर लेना चाहिए हमें। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं और ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि किसी ज्ञात देयता की राशि प्राप्त सटीकता के साथ निर्धारित नहीं की जा सकती, अगर किसी लायबिलिटी को एक्यूरेसी के साथ नहीं पता तो इसके लिए एक प्रावधान बनाया जाना चाहिए, ए प्रोविज़न शुड बी क्रिएटेड। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यदि वो एक्यूरेसी के साथ पता है तो वो लायबिलिटी बन जाती है, इनकम टैक्स की ओर से मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर वर्ष समान डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। जब कोई मशीन या कोई एसेट्स
नहीं होती है तब उसमें रिपेयर की ज़रूरत नहीं होती। इससे मूल्यह्रास के किस तरीके को इनकम टैक्स द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, सीधी रेखा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। डेप्रिसिएशन लगाना कंपलसरी है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपत्ति का मूल्य क्रमागत ह्रास विधि से 3 साल के मूल्य ह्रास के बाद 10% प्रतिवर्ष की दर से 58,320 रुपये है। इसका मूल मूल्य क्या था? इसमें पूछा गया है कि कोई एसेट्स है उसका मूल्य क्या था जो 3 साल के 10% के डेप्रिसिएशन के बाद ये इसका मूल्य बचता है। तो इसको हम करेंगे, निकाल सकते हैं। जैसे कि 58,320 रुपीज़ हैं, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 ईयर की निकल जाएगी। फिर 2 ईयर की ऐसे ही करेंगे। फिर 3 जो ये निकलेगी उसमें फिर से 100/90 की करेंगे तो ये 2 साल की निकल जाएगी। फिर हम उसमें 100/90 करेंगे तो ये 3 साल पहले की जो एसेट्स की वैल्यू थी वो निकल जाएगी। तो ये निकलेगी, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रासमान पद्धति के तहत लगाया गया मूल्य ह्रास इंक्रीज एवरी ईयर, डिक्रीज एवरी ईयर। तो हम जानते हैं कि डिमिनिशिंग मेथड से जब डेप्रिसिएशन निकाला जाता है तो एवरी ईयर वो डिक्रीज होता रहता है, क्योंकि जो हम एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उस पर ही डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जब एसेट्स की वैल्यू ही कम हो जाएगी तो डेप्रिसिएशन भी हर साल कम होता चला जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोविज़न इज। तो प्रोविज़न जो है मुनाफे का विनियोग है, नहीं, ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लाभ के खिलाफ एक शुल्क है। ये प्रॉफिट हो या ना हो प्रोविज़न बनाना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, डिमिनिशिंग मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करने की क्या दर होनी चाहिए? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, इसकी कोई फिक्स्ड रेट तय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। एक एसेट्स 5 लाख रुपए में खरीदी गई थी और डिमिनिशिंग मेथड से के अनुसार उस पर प्रत्येक वर्ष 20% ह्रास लगाया जाता है। 3 वर्ष के अंत में संपत्ति का मूल्य क्या होगा? तो इसको हम सोल्व करके देख सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में हम 2 मेथड से इसका डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। जैसे कि 5 लाख की एसेट्स थी, उस पर 20% का डेप्रिसिएशन लगाया, 1 लाख बना, तो डेप्रिसिएशन माइनस किया, 4 लाख की एसेट बची। उसके बाद फिर इस पे 20% का डेप्रिसिएशन लगाया तो वो 80,000 बना। नेक्स्ट एसेट्स की वैल्यू बची है 3,20,000 और फिर हमने इस पर भी डेप्रिसिएशन लगाया, ये बना 64,000 और इसको माइनस करने के बाद लास्ट 3 ईयर्स के एंड में हमारी जो एसेट्स है वो 2,56,000 की बची। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसको हम ऊपर वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था। इसमें हमने पीछे गए थे तो इसलिए हमने 100/90 रखा था, लेकिन इस नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में हम एसेट्स है जैसे 5 लाख की, 5 लाख मल्टीप्लाई 80/100 मल्टीप्लाई 80/100 मल्टीप्लाई 80/100 ऐसे करके, और इसको जो है कटिंग करके हम ये आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता? ऑप्शन बी राइट आंसर है, सीक्रेट रिजर्व को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।